ओके, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे आज मैट्रिक केमिस्ट्री न्यू बुक के अंदर। दैट इज़ कॉल्ड, द चैप्टर इज़ कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री को हमें स्टार्ट करना है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसको उर्दू में हम कहते हैं तज्ज़ियाती कीमिया, जिसमें हम तज्ज़िया करते हैं, एनालिसिस करते हैं। चैप्टर 7 है, सेकंड लास्ट चैप्टर है ये। इसके बस एक चैप्टर और होगा और आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा मैट्रिक केमिस्ट्री का। तो ये भी एक आसान चैप्टर है जो हम कर रहे हैं आज। 3 लेक्चर्स पर ये हो जाएगा चैप्टर। आज लेक्चर 1 कर रहे हैं, टोटल 3 ही लेक्चर है इसके। तो फर्स्ट लेक्चर पे हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन कि असल में एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या चीज़। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। क्लास 9th के अंदर आपने इसकी डेफिनेशन याद की थी, इसको समझा था, तो वही डेफिनेशन दोबारा आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया है कि व्हाट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सब्सटेंसेस। ये डेफिनेशन है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री भी एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम क्या करते हैं, 2 तरह की एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है छानबीन करना, किसी चीज़ के बारे में छानबीन करना, उसका तज्ज़िया करना, किसी की तफसील जान लेना, एनालिसिस करना। जैसे न्यूज़ एनालिस्ट होते हैं, तज्ज़िया निगार जो होते हैं, न्यूज़ की एनालिसिस करते हैं, जैसे इमरान रियाज ख़ान है और बहुत सारे लोग होते हैं जो टीवी में या यूट्यूब पे आकर तज्ज़िया दे रहे होते हैं डिफरेंट न्यूज़ के बारे में। दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस, तज्ज़िया। अब केमिस्ट्री के अंदर हम 2 तरह की एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या फ़र्क है इसमें, यकीनन आप जानना चाहेंगे कोई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या फ़र्क होता है। तो पूरी अलग से मैंने इसकी एक मतलब कि हेडिंग डाल दी है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, फिर हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या हो जाती है। क्वालिटेटिव एनालिसिस का जो वर्ड निकला है, ये वर्ड हमारे पास आया है क्वालिटी से, क्वालिटी से वर्ड है क्वालिटेटिव एनालिसिस। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं उसके बारे में छानबीन करना, उसके बारे में पता लगाना, क्वालिटेटिव एनालिसिस। मिसाल के तौर पे लेट्स से कि मैं आपको 1 चम्मच नमक दे दूं, 1 चम्मच नमक दे दिया। अब नमक के ऊपर तो नहीं लिखा होता ना कि नमक कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है। नमक के दाने के ऊपर NaCl थोड़ी ना लिखा होता है। हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो नमक एक कंपाउंड है NaCl, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद है। जैसे चीनी दे दो मैं आपको, तो चीनी के दाने के ऊपर थोड़ी ना लिखा होता है C12H22O11। वो साइंटिस्ट लोग एनालिसिस करके बताते हैं कि चीनी का फार्मूला C12H22O11 है, ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है। पानी के कतरे के ऊपर थोड़ी ना लिखा होता है H2O। तो कैसे पता लगा कि पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है? एनालिसिस करके, क्वालिटेटिव एनालिसिस करके। तो ये एक वो तरीका है जिसके ज़रिए केमिस्ट्री में एलिमेंट्स का पता लगाते हैं कंपाउंड के अंदर, कि कंपाउंड के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है। चूँकि आप भी कभी कभार हैरत में आ जाते हैं कि भाई साइंटिस्ट लोगों को कैसे पता लगा कि इसमें पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। हमें तो नहीं दिखता ऐसा पानी में कुछ, हम तो पानी तो रोज़ाना पीते हैं, बट हमें तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। तो ये हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करके बताते हैं। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस को फर्दर 2 टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का फ़र्क तो हम अच्छे से जानते हैं, चैप्टर 3 में पढ़ के आए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना। तो ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होती है कि डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय चेंजिंग कलर्स इन अ केमिकल रिएक्शन। हम क्या करते हैं इसमें, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स का पता लगाना है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं अगर ये पता लगाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कुछ केमिकल रिएक्शन कराते हैं, किसी चीज़ को मिक्सर को ऐड करते हैं, उससे क्या होता है वो कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज से पता लग जाता है कि उसके अंदर कौन से एलिमेंट्स या कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं। फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा है पीछे, ठीक है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं और आपने याद भी किया, टेस्ट भी दिया है उसका, कुछ तो याद ही होगा 1-2 आपको उसमें से। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे एक मिसाल मैं आपको दिखाता हूँ ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस की, कि एडिशन ऑफ AgNO3। AgNO3 हमारे पास क्या है, Ag होता है सिल्वर और NO3 हमारे पास होता है नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट एक सॉल्यूशन होता है, लैब में इस्तेमाल करते हैं, कैन डिटेक्ट हैलाइड ग्रुप।
इससे हम हैलोजन ग्रुप को, हैलाइड ग्रुप को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हैलाइड ग्रुप क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। AgNO3 को डालते हैं तो कलर चेंज होने से पता लगता है कि उसके अंदर कौन से जो है वो हैलोजेंस मौजूद हैं। अब इसी चीज़ को मैं एग्जाम्पल से आपको शो करता हूँ, मतलब डायग्राम में इसमें शो करता हूँ। उसमें क्या किया जाता है, जैसे कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि कोई अल्काइल हैलाइड है, तो अल्काइल हैलाइड मतलब CH3 जैसे कि Cl है। अब यहाँ पर जो Cl इसका है, मिथाइल क्लोराइड में Cl इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो उसमें क्या किया जाता है, ऊपर से हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो ये पहले कलरलेस होता है, पानी जैसा होता है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा एनिमेशन में। लेकिन जैसे हम उसमें सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं ना, उसके अंदर कलर वाइट अपेयर होना शुरू हो जाता है। और ये जो वाइट कलर आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड वाइट प्रेसिपिटेट। मैंने एनिमेटेड पिक्चर इसलिए लगाई ताकि अच्छे से समझ में आपको कि क्या चल रहा है, कि उसके अंदर एक चीज़ डाली जा रही है, ऊपर से ड्रॉप सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3 का टेस्ट ट्यूब में से क्या हो रहा है कि ये वाइट पूरा होना शुरू हो जा रहा है, वाइट प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जा रहे हैं, प्रेसिपिटेशन हो जा रही है। इससे पता लग जा रहा है कि इसके अंदर Cl आया। अब ये अलग अलग है, ये सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट कहलाता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। आप यहाँ पर जो बुक में पिक्चर है, बुक में जो पिक्चर है वो मैंने यहाँ दिखाई आपको, कि अगर Cl होगा ना, Cl, तो ये वाइट कलर का, तो उसमें क्या होगा, एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट वाइट PPT बन जाएगा। अगर Br होगा, ब्रोमीन, तो ये वाइट तो नहीं कह सकते हैं, ऑफ वाइट, ये ऑफ वाइट कलर आपको दिख रहा होगा ना। देखो ये बिल्कुल वाइट लग रहा है, और ये आपको थोड़ा गंदा वाइट जिसको बोलते हैं ना आप, गंदा वाइट, ऑफ वाइट, क्रीम कलर भी जिसको आप लोग कह रहे होते हैं ना, डर्टी वाइट कलर भी कहते हैं उसको। तो डर्टी वाइट से कलर बन रहा है, हल्का पिलाहट सी आ रही है जैसे उसके अंदर, जैसे वाइट कपड़ा इंसान बिल्कुल पहन के जाता है ना और धूल मिट्टी में, तो कैसा उसके बाद पीला टाइप का उसका छेड़ा जाता है, ऑफ वाइट हो जाता है ना, वाइट कपड़ा ऑफ वाइट हो जाता है, इतना धूल है कराची में उसके लिहाज से, तो वो ऑफ वाइट कलर का हो गया। और अगर आयोडीन होगा, अभी किस कलर का आपको दिख रहा है, येलो PPT। मतलब ये जो आपको पता है Cl, Br, I ये फंक्शनल ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, हैलोजेंस, X लिखते थे जिसको हम। अब क्या कर रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट डालने पर प्रेसिपिटेशन से पता लग जा रहा है कि किसके अंदर जो है वो क्लोराइड है, जिसके अंदर ब्रोमाइड है, किसके अंदर आयोडाइड है, कलर चेंज से। तो यही चीज़ मैंने आपको पीछे यहाँ पर बताई ना, कि ये क्या करता है भाई, कि कलर चेंज करके बताते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट जब ऐड करते हैं तब वो हैलोजन ग्रुप को डिटेक्ट कर सकता है कि वो Cl है, Br है, क्या ही बात है, समझ में ना, कि क्या चीज़, आसान सी बात है। तो जो जितना भले 2 लाइन लिखें, लेकिन वो 2 लाइन समझ के लिखें, मेरे कहने का मकसद ये है। अब ऐसा नहीं कि आप 50 लाइन लिख रहे होते हैं और समझ में कुछ नहीं आ रहा होता, तो ये फ़ायदा नहीं है। 2 लाइन जो समझ के लिखोगे ना, वो ज़िंदगी भर काम आएगा आपके, और जो रट्टा मारा होगा ना आपने 20 लाइन, वो किसी काम नहीं आएगी ज़िंदगी में आपके। वो बस टेस्ट पास करने का तो काम आ जाएगी, लेकिन उसकी नॉलेज आपकी एक डेवलप नहीं होगी, उससे कोई इल्म नहीं आएगा, आपको सीखोगे कुछ नहीं फिर उससे आप। इसलिए मैं कहता हूँ 2 ही लाइन लिखें, बट समझ के लिखें, और मैं लिखाता भी इतना ही हूँ, ज़्यादा नहीं लिखाता। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस। इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, अब इसमें क्या, ऑर्गेनिक के बजाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड को देख लेंगे। मतलब कि इट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज सॉल्ट। जैसे सॉल्ट जो होता है हमारे पास, जैसे NaCl हो गया सॉल्ट, तो ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना सॉल्ट। क्यों इनऑर्गेनिक कंपाउंड है सॉल्ट? क्योंकि उसके अंदर हमारे पास कार्बन नहीं है, और जब कार्बन नहीं आता तो कंपाउंड इनऑर्गेनिक होता है। जैसे NaCl, नमक जो घर पे इस्तेमाल करते हैं वो इनऑर्गेनिक नेचर है, और जो चीनी आप घर पे इस्तेमाल करते हैं C12H22O11 वो ऑर्गेनिक होता है, क्योंकि उसमें कार्बन आ रहा है। तो ये हमारे पास NaCl एक सॉल्ट है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि नमक के अंदर सोडियम है, क्लोरीन है? तो ये इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी पड़ेगी, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि सॉल्ट वगैरह से बता सकेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब मिसाल इसकी फॉर एग्जांपल क्या है, सेकेंड ईयर में आप कॉलेज में जाओगे ना, जब क्लास 12 में 12th ग्रेड में आप इसका एक्सपेरिमेंट करोगे, शायद 9-10 में तो शायद नहीं होगा एक्सपेरिमेंट इसका। फ्लेम टेस्ट ऑफ कॉपर सॉल्ट शोज ब्लूइश ग्रीन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। मतलब आप इसमें सिर्फ ये देख लेंगे फ्लेम टेस्ट, इस वर्ड को देखें आप, एक फ्लेम टेस्ट होता है, बल्कि इसको हम यहाँ पर डायग्राम से ही देखते हैं ताकि डायरेक्ट बेहतर समझ में आए। ठीक है, ये रहा फ्लेम टेस्ट, तो ये डायग्राम से आपको कलरफुल बिल्कुल है, समझ में आएगा क्या चीज़ हो रही है। फ्लेम टेस्ट कहते हैं, ये सॉल्ट एनालिसिस भी कहलाते हैं, इनऑर्गेनिक जो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस है, कि सॉल्ट जितने भी सॉल्ट होते हैं सारे सॉल्ट इनऑर्गेनिक के नेचर होते हैं। NaCl, NaBr, NaI, पोटेशियम क्लोराइड, बहुत सारे होते हैं, उसको हज़ारों में सॉल्ट है सिर्फ, लेकिन कॉमन सॉल्ट हमारा NaCl है, कॉमन सॉल्ट जो सारी दुनिया को पता है, लेकिन बहुत सारे आपको नहीं पता है, वो अनकॉमन सॉल्ट है। तो वो बहुत सारे हैं, KCl और NaBr बहुत सारे। तो सेकेंड ईयर में आप जाओगे ना, सेकेंड ईयर में
तो आपको क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल होता है सेकेंडरी में, आपको सॉल्ट का नाम बताना पड़ता है। आपको एक वाइट कलर का सॉल्ट दे देंगे, वाइट कलर का सॉल्ट थोड़ा सा दे देंगे और बोलेंगे भाई, और पूरा एक्सपेरिमेंट होगा 15 नंबर के, जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा, 15 मार्क्स मिलते हैं कि ये सॉल्ट कौन सा है। कैसे बताएंगे, एनालिसिस करके, सॉल्ट एनालिसिस करके, इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस करके। ये सेकेंडरी में जो भी आपके बड़े भाई बहन ने किसी ने पढ़ा तो आप पूछोगे, बोलेंगे हाँ सर ने ठीक कहा, हमने ऐसा किया था कुछ। अब उसके अंदर जो है ना मेटल्स को जो टेस्ट करते हैं, मेटल्स को, चूँकि सॉल्ट में एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है, जैसे NaCl में Na मेटल है, Cl नॉन मेटल है। अब मेटल्स को जो टेस्ट किया जाता है वो फ्लेम टेस्ट से टेस्ट किया जाता है। फ्लेम टेस्ट, फ्लेम मतलब होता है शोला, फ्लेम का होता है ना शोला, वो कहते हैं ना फ्लेम, जो शोले बनते हैं ना, जैसे जब आप घर में गैस जलाते हैं तो उसमें फ्लेम निकलता है, शोला निकलता है उससे। तो फ्लेम टेस्ट में क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट आपको लेना होता है, एक हमारे पास एक मतलब एक स्पैचुला टाइप का होता है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट लेते हैं, स्पून टाइप का, और उसको हीट कर देते हैं। जब उसको हीट करते हैं, एक फ्लेम जल रही होती है, उसके पास उसको टच कर देते हैं। जब वो सॉल्ट जलता है ना तो उसके अंदर अलग अलग कलर के फ्लेम्स आ रहे होते हैं, जिससे पता लग जाता है कि इस सॉल्ट में मेटल कौन सा लगा है। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे सोडियम का सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट आप लेंगे घर का नमक लेके, जब आप उसको जलाएं कभी हीट करेंगे ना, तो ये इस तरह से येलो टाइप का फ्लेम निकलता है उससे। कभी आप घर में ऐसे थोड़ा सा नमक, एक कतरा भले क्यों ना हो, एक पार्टिकल, एक ज़र्रा हो, उसको आप लेकर आप इसको जलाएं, हीट करें, उसमें से येलो कलर की फ्लेम निकलती है, जिससे पता लगता है कि वो सोडियम मेटल है सॉल्ट के अंदर। ये एनालिसिस कर लिया ना इसके अंदर, एक फ्लेम टेस्ट से, इस येलो मतलब सोडियम येलो कलर शो करता है। सारे मेटल का अलग कलर, देखो लिथियम का अगर सॉल्ट होगा तो वो पिंक कलर का ऐसे करके सॉल्ट, वो शोला निकलेगा। अगर स्टोंशियम का सॉल्ट होगा, SR स्टोंशियम होता है ना भाई, लिथियम तो अलग होता है, स्टोंशियम SR, उसका सॉल्ट रेड कलर, क्रिम्सन रेड, बिल्कुल डार्क रेड कलर का एक उसका जो है वो फ्लेम निकलेगा, जैसे पिंक निकल रही है। पोटेशियम K, जैसे पोटेशियम का सॉल्ट आपने KCl ले लिया, उसका क्या ऐसे निकलेगा भाई, वायलेट कलर का उसका जो है ना वो फ्लेम निकलेगा। इससे पता लग जाएगा 100% ये पोटेशियम वाला सॉल्ट है। सॉल्ट का कलर खुद वाइट होगा, ये सारे वाइट सॉल्ट हैं, लेकिन फ्लेम में अलग अलग कलर दे रहे हैं फ्लेम टेस्ट करने पर। नमक का तो बता दिया, NaCl ले लिया, वाइट ही होता है ना, लेकिन शोला इसके येलो कलर का निकलता है। कैल्शियम का सॉल्ट ले लिया, कैल्शियम क्लोराइड, कोई भी कैल्शियम का सॉल्ट ले लिया, उसको जब जलाएंगे तो फिर वो ऑरेंज कलर का फ्लेम निकलेगा। इस तरह कॉपर का कोई सॉल्ट, कॉपर 2 मतलब कॉपर सल्फेट ले लिया, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट होता है ब्लू स्टोन, कॉपर सल्फेट होता है ब्लू कलर का होता है सॉल्ट, ब्लू विट्रियोल, यूज़ किया होगा लैब में आपने, ब्लू कलर का बिल्कुल होता है, क्रिस्टल जैसा, लैब में इस्तेमाल करते हैं, 9 में भी करते हैं, 10 में भी करते हैं। तो कॉपर का सॉल्ट है ब्लू कलर का, लेकिन जब आप इसको जलाओगे ना, जलाने पर किस कलर का, ग्रीन कलर का फ्लेम वो देगा। तो ये कहलाता है फ्लेम टेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब केमिस्ट्री के अंदर एनालिटिकल के। इससे क्या पता लग जाए, हम एनालाइज कर पा रहे हैं ना भाई, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर पा रहे हैं कि एलिमेंट्स कौन से हैं उस सॉल्ट के अंदर। जैसे ऑर्गेनिक का भी हमने बताया कि ऑर्गेनिक सॉल्ट, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस होती है, ऑर्गेनिक की क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है, और ये वाली इनऑर्गेनिक की क्वालिटेटिव एनालिसिस। सॉल्ट को इसके अंदर चेक करते हैं कि सॉल्ट के अंदर कौन सा मेटल मौजूद है, फ्लेम टेस्ट कहा जाता है इसको। समझ में आ गया सबको फ्लेम टेस्ट क्या हो रहा है यहाँ पर इसमें। तो ये इसमें अब आपको ना प्रोजेक्टर में समझ में आ रहा है कि क्या क्या कलर आपको इसमें दिख सकता है, मतलब मार्कर से हम नहीं बना सकते थे, ये ज़्यादा बेहतर चीज़ समझ में नहीं आता आपको। बुक में बनी भी है, उसमें और भी सॉल्ट के कलर लिखे हुए हैं घर पे, लेकिन आप देख लीजिएगा, अभी ना देखिए, अभी सिर्फ बोर्ड की तरफ देखिए ताकि आपका कंसंट्रेशन बरकरार रहे। वो घर पे बुक से आप देख लेना, सारे फ्लेम आपको दिखेंगे। मैंने कुछ फ्लेम बता दिए, ठीक है, आपको याद नहीं करना है फ्लेम के, फ्लेम का नाम क्या है, क्या कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके बाद अब आएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है, इसका रिवर्स। मतलब क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, क्वालिटी बताते हैं, एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं कि एलिमेंट कौन से कंपाउंड के अंदर। इसमें बताएंगे क्वांटिटी, अमाउंट बताएंगे, किसी कंपाउंड के अंदर कोई एलिमेंट है, उसकी अमाउंट क्या है, उसकी मिकदार क्या है, वो कितना है, कितना अमाउंट उसका है। तो द डिटर्मिनेशन ऑफ हाउ मच क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सैंपल इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इस बात को मालूम करना किसी सैंपल में कितना सब्सटेंस मौजूद है, एलिमेंट्स जो मौजूद हैं वो कितनी मिकदार में है, कितने ग्राम है, कितना वॉल्यूम, कितना मास, कितना वेट उनका है। क्वांटिटी जब बताएं तो वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक तो क्वालिटेटिव, उसमें सिर्फ अमाउंट ही नहीं बताते, बस बताते ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट है। जैसा अभी हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों में देखा, बस चेक कर रहे थे ये वाला एलिमेंट मौजूद है, लेकिन अब कितना है वो, उसके लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी दो तरह से की जा सकती है, दो टाइप्स हैं उसके भी, फिजिकल मेथड है और केमिकल मेथड है, दो तरह से किया जा सकता है।
फिजिकल मेथड्स आर यूज टू मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल मेथड्स हम इस्तेमाल करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए, सच एज जैसा कि डेंसिटी, टेम्परेचर, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस एंड कलर। जैसे जो एलिमेंट है उसकी डेंसिटी क्या है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसकी मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस के मैग्नेट की तरफ वो अटैक कर रहा है नहीं कर रहा है, इन चीज़ों के बारे में, उसका कलर क्या है, जो उसमें उसका रंग क्या है, कलर बताना, मैग्नेटिक ओरिएंटेशन बताना है कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं, टेम्परेचर बताना थर्मोमीटर से उसकी डेंसिटी मालूम कर लेना, ये सब आपका कहलाता है फिजिकल मेथड। फिजिकल चीज़ें हम इसमें मालूम कर रहे हैं। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसमें एक हमने एग्जाम्पल लिखा है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपिक से हम अमाउंट मालूम करते हैं। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी ये बहुत एक बड़ी डिवाइस है। जब आप मास्टर्स करते हैं ना यूनिवर्सिटी में जाकर, तब आप इसको देखते हैं। तो ये मशीन है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी करने के लिए। तो ये बुक में बनी हुई है, ये मैं डायग्राम इसको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। जो बुक वालों ने भी गूगल से निकाली है तो मैं भी गूगल से निकाल रहा हूँ, ठीक है। खुद तो ज़्यादा पिक्चर तो कुछ लेता नहीं है। तो अब ये जो पिक्चर है, तो ये दिस इज़ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अंदर जो है वो पूरा ये मौजूद है। मतलब नॉर्मली आपको इतने आराम से नहीं मिलेगा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ है उसमें आपको ये मिलेगा, जैसे KU में मिलेगा आपको, कराची में रिसर्च सेंटर है वहाँ पर ये पूरी मशीन रखी हुई है। ये एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है उसके अंदर। उसमें किया जाता है, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना स्पेक्ट्रा वगैरह के बारे में, मतलब अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा था ना कि मतलब इस मशीन के अंदर क्या चल रहा है, प्रोसेस क्या चल रहा है, तो ऊपर से आप देख रहे हैं, ऊपर तो मतलब मशीन बंद है, पैक है, लेकिन काफ़ी बड़ी मशीन कुछ लग रही है, बहुत सारे कुछ पैनल्स वगैरह लगे हुए हैं इसके अंदर, जैसे कोई बहुत बड़ा काम इसके अंदर होता होगा। ये जब आप केमिस्ट्री की फील्ड अपनाएंगे और आगे जाकर जब, अभी तो आप लोग सिर्फ पढ़ ही रहे हैं ना, मतलब अभी तो आप लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जाकर अगर आप केमिस्ट्री की फील्ड में जाते हैं, मतलब केमिस्ट बनते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट बनते हैं, तो आप ये सब ऑपरेट करेंगे इन मशीन्स को कि किस तरह से ऑपरेट किया जाता है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और ये भी बड़े जॉब्स होती हैं इनकी, जॉब्स करते हैं लोग इनकी, इसकी सैलरी लाखों में इसकी भी होती है जो ये काम कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ बच्चे को लगता है बस कंप्यूटर में ही जॉब है, कंप्यूटर पढ़ेंगे तो फ़ायदा ये, तो केमिस्ट्री तो बेकार है। कोई ऐसी बात नहीं है, केमिस्ट्री के अंदर भी देखो इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स की ऑपरेशन की जा रही होती है। ये हल्का थोड़ी ना आप तो समझते हैं कंप्यूटर में आसान है, ये ज़्यादा मुश्किल है इसको ऑपरेट करना। कंप्यूटर तो छोटा सा हर कोई ऑपरेट कर लेगा, ये ऑपरेट करना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ऐसा ना समझें कि बस केमिस्ट्री में बस सिर्फ किताबों में चीज़ें होती हैं और कोई मशीन नहीं है उसकी, और कोई ऐसा नहीं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन है। जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप देखो, ये जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस, कितनी बड़ी मशीन इस्तेमाल हो रही है। अब इसमें होता क्या है, जैसे फ्लेम टेस्ट मैंने बताया ना कि जो फ्लेम निकलता है, उस फ्लेम को ये आपको बताना नहीं है, मतलब बुक में नहीं मेंशन है, ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। बुक में तो बस लिखा हुआ है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। थोड़ा सा मैं उसको बता देता हूँ कि फ्लेम, जब ये फ्लेम है ना, जब ये फ्लेम गुजरेगा एक स्लिट से, प्रिज्म से गुजारते हैं, मैंने आपको 9 में बताया था स्पेक्ट्रा वगैरह के बारे में ना, तो कलरफुल लाइन्स स्पेक्ट्रा जनरेट होता है, अलग अलग किस्म का ना कलरफुल लाइन्स आती हैं, लाइन स्पेक्ट्रम जिसको हम कहते हैं। अब वो लाइन स्पेक्ट्रम को क्या कर रहा होता है, कैलकुलेट कर रहा होता है, उसको चेक कर रहा होता है। अब मतलब क्या है कि फ्लेम, मतलब कोई भी सॉल्ट है, उसका फ्लेम जनरेट हुआ, उसके फ्लेम से जो रोशनी निकले उसको प्रिज्म से गुजारा, वो 7 रंगों में टूट गई, स्पेक्ट्रा जनरेट हो गया, लाइन स्पेक्ट्रम। फिर वो स्पेक्ट्रम जो है ना, वो उसको कैलकुलेट कर रहा होता है। तो ये जो स्पेक्ट्रम वाला काम है, ये पूरे इस मशीन के अंदर चल रहा होता है। बाकी इसकी डिटेल चलो आगे हम, अगर आती है आगे चैप्टर्स में तो हम कर लेंगे। चूँकि मैं सिर्फ लेक्चर 1 बनाता हूँ तो मैं लेक्चर 1 जितना ही मैं लिख रहा होता हूँ, मुझे नहीं पता आगे बुक में इस चैप्टर में और क्या क्या बातें हैं। और जब मैं कल पढ़ूंगा तो कल मैं फिर दोबारा स्लाइड बनाऊँगा। मतलब ये न्यू बुक है ना, तो मुझे नहीं पता, मैं खुद पहली बार इसको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या पता आगे डिटेल आ जाए इसकी। डिटेल आएगी तो डिटेल डिस्कस कर लेंगे, अभी नहीं है फिलहाल, जहाँ तक अभी हमने लेक्चर किया है, ठीक है। तो मेरे लिए भी एक नया एक तजुर्बा है इसको पढ़ाने का ना, मतलब न्यू फर्स्ट टाइम है। और कुछ चीज़ें अच्छा लग रहा है पढ़ाने में कि बच्चों को इस तरह की मशीन्स के बारे में आइडिया मिल जाए, वरना पुराने बुक्स में नहीं था। तो भले चैप्टर छोटे हैं, लेकिन हर वो चीज़ें जो शायद आपको अभी मॉडर्न लाइफ में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा मॉडर्न चीज़ें, अच्छा लगा उस चैप्टर को पढ़ करके हमें अवेयरनेस आई सोसाइटी के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। अभी भी एनालिटिकल केमिस्ट्री बता रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है केमिस्ट्री में, एनालिसिस करना। केमिस्ट्री के अंदर यही चीज़ तो है कि कौन से केमिकल से मिलकर एक चीज़ बनी है, कौन से एलिमेंट से। और ये चीज़ें 9, 10, 11, 12 किसी क्लास में नहीं थी पहले, जो फर्स्ट टाइम मैट्रिक की न्यू बुक में डाला गया। तो बड़ा एक छोटा चैप्टर है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट है अगर हम उसको देखें केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो समझ में आ गया, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इसको हम कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है, उसको चेक कर रहे होते हैं। इसके बाद केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स क्या हैं?
केमिकल मेथड्स आर यूज टू मेजर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डूइंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल मेथड में भी इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एपरेटस इस्तेमाल करते हैं। जो फिजिकल मेथड है इसके अंदर बस क्या किया जाता है कि इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाता है और वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, कैलकुलेशन आपको करके दे देता है। इंस्ट्रूमेंट में मतलब आपने सैंपल डालना है बस, मतलब जैसे इस मार्कर में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उसके मिकदार क्या है, क्वांटिटी कितनी है, आपको उस बड़ी मशीन में जाकर बस उसको रखना है और बटन दबा देना है और वो खुद ही सारा काम उसके अंदर करके आपको दे देगा वो। तो इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करे, कोई मशीन इस्तेमाल करे, जैसे एटॉमिक ये मशीन दिखाई ना मैंने आपको, इसमें मशीन इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें केमिकल रिएक्शन करके हम मेजरमेंट करते हैं किसी सब्सटेंस की कि कौन सा अमाउंट कितना है। इसमें थोड़ा लंबा काम होता है ये, इसमें आपका काम ज़्यादा है एक स्टूडेंट का। अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे बहुत सारी इसके अंदर एग्जांपल्स है। जैसे पहले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम डिटरमाइन करते हैं। जैसे कोई अननोन क्वांटिटी या सब्सटेंस उसका वॉल्यूम निकालते हैं, जैसे एसिड बेस के रिएक्शन कर रहे हैं और दोनों में से फिर क्या करते हैं, रिएक्शन करने के बाद हम बताते हैं एसिड का कितना वॉल्यूम है या बेस का कितना वॉल्यूम है। इसी को 9th क्लास में आपने टाइट्रेशन का नाम से प्रैक्टिकल किया होगा। ब्यूरेट होता है, पाइपेट होता है, फिर पिंक कलर ऑब्टेन हो रहा होता है, फिनोल्फिलीन यूज़ करते हैं इंडिकेटर के तौर पे, वही टाइट्रेशन है। टाइट्रेशन ही असल में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होती है। वॉल्यूम तो निकाल रहे होते हैं। अच्छा, शायद आप लोगों ने सिर्फ एसिड बेस टाइट्रेशन किया था, आप लोगों ने वैल्यू को निकाली थी उसकी। अच्छा, वैल्यू भी निकाल रहे थे, ब्यूरेट रेटिंग नोट कर रहे थे, ओके। तो आप लोगों ने मतलब मोलैरिटी में, हाँ, तो आप लोगों ने तो किया हुआ है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ठीक है पूरा। तो जिसने सही से किया है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो वाकई में कंसंट्रेट कर रहा था टीचर की बातों पर जब वो प्रैक्टिकल करवा रहे थे। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया है, मोलैरिटी मालूम किया है। दूसरा एक होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है, इसके अंदर हम वेट डिटर्मिनेशन, वेट को डिटरमाइन करते हैं। इसमें हम वॉल्यूम बताते हैं सीएम क्यूब में, या इतना सीएम क्यूब हमारा मौजूद है, एसिड या बेस कुछ भी, और यहाँ पर हम वेट बताते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में कि वेट कितना है किसी चीज़ का रिएक्शन करके। एक होता है कंबस्चन एनालिसिस, तीसरा कंबस्चन एनालिसिस। इसमें क्या करते हैं, जलाते हैं कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ईजाद हुआ, लेट से कोई डिस्कवर हो गया, ग्लूकोज आ गया। अब साइंटिस्ट को कैसे पता कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट कितने परसेंट है, कितना कार्बन, कितने परसेंट ऑक्सीजन है, कितने परसेंट हाइड्रोजन है, उसके लिए कंबस्चन एनालिसिस करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करते हैं ये तो मैंने आपको बताया था ना। अब यहाँ आ जाओ, देखो बच्चों, टाइट्रेशन अगर आपने किया ना 9th क्लास में, तो उसमें अगर आपको याद आएगा ना, तो इस तरह कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप एक सब्सटेंस होता है ना, उसमें एक कलर वो ऐड कर रहे होते हैं, फिर उसको शेक करते तो कलर का ऑब्टेन हो रहा होता है। आप नॉर्मली कलरलेस से पिंक आपको ऑब्टेन हो रहा होता है। अब यहाँ पर एक पिंक कलर से येलो कलर टाइप का ऑब्टेन हो रहा है, दिख रहा है कलर ऑब्टेन होता है उसके अंदर आपको, ठीक है। तो ये टाइट्रेशन कहलाती है। इसमें इंडिकेटर डालते हैं जो कलर चेंज कर रहा होता है। ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसी को टाइट्रेशन कहते हैं। ये पूरा मेथड है, वो तो हम नहीं पढ़ने वाले, मेथड नहीं पढ़ने वाले कि पूरा फॉर्मूला लगता है, पूरा तरीका होता है। बस टाइट्रेशन से हुआ क्या, क्वांटिटी पता लग जाएगी आपको, ठीक है। दूसरा है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हम किसे कहते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, वेट मालूम करते हैं किसी सब्सटेंस का, व्हाट विल बी द वेट, वेट क्या है। अब उसमें प्रेसिपिटेशन करनी होती है अक्सर इसके अंदर, मतलब एक सब्सटेंस दूसरा सब्सटेंस डालते हैं तो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। यहाँ पे दिख रहा है प्रेसिपिटेशन होती हुई, पीपीटी बन रहा है, कलरलेस है ना, उसके अंदर कोई चीज़ डाल रहे तो ना वो वाइट हो जा रहा है। फिर प्रेसिपिटेट के अमाउंट को कैलकुलेट करके उसके अंदर हम बताते हैं कि कितना परसेंट है। बहुत लंबी कहानी है ग्रेविमेट्री, क्या मास्टर्स लेवल में जाकर हम लोग उसको पढ़ते हैं। मास्टर्स जब करते हैं ना यूनिवर्सिटी में, तब पढ़ते हैं ग्रेविमेट्री। अभी जस्ट नाम लिखा हुआ तो मैं आपको दिखा रहा था कि क्या मत है, इसमें प्रेसिपिटेशन करते हैं, नाम ही लिखना है आपको पेपर में और कुछ नहीं करना है। कि जो आपका ये एनालिसिस है ना क्वान्टिटेटिव में, केमिकल मेथड्स के अंदर आपके दो हैं, टाइट्रेशन और ग्रेविमेट्रिक, और एक तीसरा क्या है भाई, कंबस्चन एनालिसिस। अब वो मैं बता रहा उसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं कि कैसे। मिसाल के तौर पे जैसे कि ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज किसी साइंटिस्ट ने पहली बार बना दिया, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, तो उससे कैसे पता लगेगा कि इसका ये फार्मूला है। भाई हमने तो पढ़ा हुआ है, हमारे सामने को ग्लूकोज रखेगा, हम बता देंगे इसका ये फार्मूला है, लेकिन अब उससे कैसे पता लगेगा साइंटिस्ट को कि इसका फार्मूला है, जिसने पहली बार उसको बनाया होगा लैब के अंदर। अब उसमें के लिए क्या होता है, कार्बन की परसेंटेज, हाइड्रोजन की परसेंटेज, इन सब की परसेंटेज निकालनी पड़ती है, और उसके लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या कर देते हैं, कंबस्टन कर देते हैं, उसको जला देते हैं। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्टन की जाती है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके अंदर डाला, जैसे ग्लूकोज डाल दिया उसके अंदर और उसको हीट कर दिया, जलेगा ये। जब भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जलता है तो उसमें दो ही चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बस ये दो चीज़ें हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबस्टन से प्रोड्यूस होती हैं। अब आगे जब ये जाएगा तो वाटर एब्जॉर्बर है, यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा पानी,
जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वाटर की परसेंटेज हमें पता लग जाएगी यहाँ से। फिर उससे आगे जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर यहाँ से जो अनयूज ऑक्सीजन है वो जिससे, जो कि जाहिर सी बात है, जो कि जब इसका रिएक्शन, जब ग्लूकोज है ना, इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तभी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, कंबस्टन होगी। अब ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की परसेंटेज पता लग जाएगी हमें, इसका वेट पता लग जाएगा, मास पता लग जाएगा। अब इसका मास पता लगाने के बाद हम पूरा एक वर्किंग करेंगे क्लास 11 में, मतलब ज़्यादा नहीं, 6-7 महीने बाद शायद आप भी करो, अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ जाते हो तो आप क्या करोगे कि आप पूरा एक मेथड पढ़ोगे इसका, कि पहले हम मास निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास आ गया हमें, मास निकालने के बाद फिर उसकी परसेंटेज निकालनी होती है, फिर मोल रेशो, फिर सिंपलेस्ट मोल रेशो, फिर स्मॉल एन वैल्यू, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, पूरा मेथड है, न्यूमेरिकल होता है, जिसको हम फर्स्ट टाइम में क्लास 11 में सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, अभी तो मैट्रिक में ये सब नहीं है। बस मैं आपको बता रहा था कि कंबस्टन एनालिसिस में क्या करते हैं कि हम इसको जलाते हैं, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अमाउंट हमें पता लग जाती है, इसके थ्रू फिर हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, सबका, फिर फार्मूला भी आ जाता है उसके बाद। तो साइंटिस्ट लोग इस तरह से फार्मूला बताते हैं। तो ये कुछ तरीके, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आपको कुछ चीज़ों को जो हमने आज पढ़ा है, ताकि मैं आपसे, चूँकि क्वेश्चन तो नहीं, पहले रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, देखो आज हमने क्या पढ़ा, एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में 2 काम करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं, हम बताते हैं कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट्स हैं। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस में फिर दो टाइप्स उसकी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है कि कलर चेंज होता है, उसके अंदर कलर चेंज से पता लगता है कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। जैसे सिल्वर नाइट्रेट जब डालते हैं तो उसमें डिफरेंट कलर्स के प्रिसिपिटेट बनते हैं, कभी वाइट बनता है तो Cl है, और डर्टी वाइट बनता है, ऑफ वाइट बनता है तो ब्रोमीन है, Br- है, और अगर येलो पीपीटी बनता है तो आयोडीन है, I- है। दूसरा क्या है भाई, इनऑर्गेनिक, है ना भाई, सेकंड हमारे पास इनऑर्गेनिक है। तो जो एनालिसिस होती है, एनालिसिस 2 तरह की, इसका मतलब ये हो गया, एक हमारे पास है क्वालिटेटिव और दूसरी कौन सी है, क्वांटिटेटिव। अब जो हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस है, इसकी फर्दर 2 है, देखो कि इसके 2 टाइप्स बन रहे हैं, एक हमारे पास ऑर्गेनिक और एक हमारे पास इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा कि उसमें सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट देखा, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट बताया ना, जो बताता है आपको कि डिफरेंट कलर्स प्रिसिपिटेट चेंज करके। और इनऑर्गेनिक के अंदर हमने देखा फ्लेम टेस्ट, कि फ्लेम टेस्ट के जरिए हमें पता लग सकता है कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं एक सॉल्ट के अंदर, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। बस खत्म हो गया इनऑर्गेनिक। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर फिर 2 मेथड है। क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं, क्वांटिटी बताते हैं, मिकदार बताते हैं किसी चीज़ की, कि कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स कितने % है, कितने ग्राम है, कितना cm³ है, कितना वॉल्यूम उनका है, कितना रेशो उनका है, कितनी परसेंटेज उनकी है, ये बताते हैं। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस में 2 मेथड आ जाते हैं, कौन कौन से, एक फिजिकल और एक केमिकल। अब फिजिकल मेथड में मैंने आपको बताया था एक क्या चीज़, एटॉमिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं कोई, और मैं आपको एक इंस्ट्रूमेंट का नाम बताया था, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एक मशीन है जिसके जरिए हम बताते हैं, अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। और केमिकल मेथड्स में क्या करते हैं, हमको रिएक्शन कराते हैं, केमिकल मेथड में हमको रिएक्शन करवाते हैं। और अब उसमें केमिकल मेथड के अंदर एक हमने पढ़ा टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसमें क्या वॉल्यूम मालूम करेंगे। एक हमने पढ़ा ग्रेविमेट्रिक मेथड, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, इसमें हम वेट मालूम करेंगे किसी भी चीज़ का। और तीसरा हम कहते हैं कंबस्टन एनालिसिस। कंबस्टन एनालिसिस में आपको परसेंटेज पता लग जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कितने % कार्बन है, कितने % हाइड्रोजन है, कितने % ऑक्सीजन है। ये बस समझ में आ गया सबको।